Good morning, students. This is Sai sir with your economics classes. Students, last time we have discussed on the determinant of supply. सप्लाई को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व मैंने बताए थे आपको बेटा. टुडे वी हैव रीड लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि मांग प्राइस और सप्लाई में क्या रिलेशन है, इसका क्या संबंध होता है. जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस एंड डिमांड हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप, बट लॉ ऑफ सप्लाई प्राइस एंड सप्लाई हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप. यानी बहुत सारे तत्व हमने पढ़े, लेकिन उन सारे तत्वों को हम स्थिर मान लेते हैं. अगर उसकी अपनी कीमत में परिवर्तन होने से सप्लाई में कैसा परिवर्तन होता है, कीमत बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, कीमत कम होने पर सप्लाई कम होती है, तो उसी को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. लॉ ऑफ डिमांड की आपका जो है डेफिनेशन लिख सकते हैं. लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग रिमाइन कंस्टेंट. अदर थिंग रिमाइन कंस्टेंट यानी बाकी चीज़ें स्थिर रहेंगी. क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज विद इंक्रीज इन द ओन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब उल्टा. यानी वो कह रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी सप्लाई बढ़ती है, और इसका उल्टा. उल्टा का मतलब अगर कीमत कम होने पर सप्लाई कम होती है, तो उसे लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं. उसको मैं एक तालिका द्वारा, डायग्राम द्वारा ड्रा करता हूँ. फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये पी एक्स है, ये एस एक्स है. पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, एस एक्स का मतलब सप्लाई ऑफ एक्स कॉमोडिटी. प्राइस 10 है, सप्लाई 100 है. प्राइस 11 हुआ, इंक्रीज फ्रॉम 10 to 11. देन सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 100 to 200. प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 11 to 12. Supply increase to from 200 to 300. So that's clear. It means कि supply increase, that price increase, then supply is also increase. So both have the positive relationship. That's clear. So I can draw the diagram with the help of this table. So you know OX and OY. OX quantity यानी it means supply quantity, and OY we can take the price. यहाँ पर हमने प्राइस लिया. So if price is P, then supply is Q. If price increase from P to P1, ऊपर जाएगी तो सप्लाई बढ़ेगी. Then supply is also increase from K to Q1. So we can connect to both points, just this and this. So that is the supply curve. It means supply curve is increase. If price increase from P to P1, then supply increase from Q to Q1. So that is the law of supply. That's clear. So अब बात करते हैं हम. Just we are talking about the assumptions of the law of supply. यानी मान्यता, हिंदी में इसको मान्यताएं बोलेंगे, कि जो लॉ ऑफ डिमांड है इसकी मान्यताएं क्या हैं. कुछ चीज़ें हैं, अगर वो नहीं होंगी तो लॉ ऑफ सप्लाई इम्प्लीमेंट नहीं होगा. जस्ट इट. तो ये आपको 4 नंबर में आपसे पूछ लेता CBSE के अजम्पशन, व्हाट इज द अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई. तो इंपॉर्टेंट अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई आर एज दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस. हमने लॉ सप्लाई ऑफ डिटर्मिनेंट में पढ़ा था कि द रेस्ट कंटेंट आर स्टिल कांस्टेंट. यानी जो लॉ डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई थे उसमें बहुत सारे फैक्टर थे, तो उसमें एक फैक्टर ये भी था फैक्टर प्राइस. तो यहाँ पर हम उन सारी चीज़ों को कांस्टेंट मानेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. यानी उत्पादन के साधनों की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए. अगर उनकी कीमतों में परिवर्तन हो गए तो लॉ ऑफ सप्लाई इंप्लीमेंट नहीं होगा. क्योंकि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कीमत बढ़ गई तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, कीमत बढ़ानी पड़ेगी. कीमत बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ऑब्वियसली कम हो जाएगी. सेकेंड है, देयर इज नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेक्निक प्रोडक्शन में परिवर्तन हो गया तो टेक्निक बढ़ेगी, सप्लाई तो ऑब्वियसली बढ़ेगी. इसलिए हम इनको कांस्टेंट मानते हैं, स्थिर मानकर चलते हैं. थर्ड है हमारा, देयर इज नो चेंज इन गोल ऑफ फर्म. यानी कहने का मतलब है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, उन सारी चीज़ों को कांस्टेंट मानेंगे एक्सेप्ट टू द देयर ओन प्राइस, उसकी अपनी कीमत को छोड़कर. अगला आ जाए, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. देयर इज नो चेंज इन बिजनेस एक्सपेक्टेशंस. देयर इज नो चेंज गवर्नमेंट पॉलिसीज. These all things, these all factors
these all factors will still remaining constant except to their own price of that commodity. So that is the assumption of law of supply. That's clear. उसके बाद आता है हमारा exceptions of the law of supply. Exceptions का मतलब होता है बेटा, हिंदी में exceptions बोलते हैं अपवाद, यानी जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। कौन सी कंडीशन है जहां पर वो लागू नहीं होता है, उनको एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। तो देखिए, द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी may not be hold good in certain situation as under, यानी ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई इंप्लीमेंट नहीं होता है, तो उनको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। तो देखिए कौन कौन सा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीकल्चर आउटपुट। एग्रीकल्चर, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू द एग्रीकल्चर आउटपुट, यानी कृषि के उत्पादन में ये नियम लागू नहीं होता, एज इट इज ए गवर्न बाय नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स में ये इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं देखिए, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। फॉर दैट टाइम्स, इस समय अगर आपसे ये कहें कि आप हमें जो है सरसों, ताज़ा सरसों यानी गेहूं की बाल, गेहूं जो होता है, वीट जो होता है, उनकी जो बाल होती है वो चाहिए हमें, और कितनी भी कीमत आप हमसे ले लीजिए, जबकि लॉ ऑफ सप्लाई ये बताता है कीमत बढ़ने पर हम सप्लाई बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर गेहूं की कीमत यानी कच्चे गेहूं जो बाल होती है उनकी अगर कीमत बढ़ जाए तो हम सप्लाई कहाँ से करेंगे? नहीं कर सकते ना, क्योंकि नेचुरल थिंग्स है वो तो अपने टाइम के पास ही पैदा होती है ना, जब उसका टाइम आएगा तभी तो पैदा होगी वो। अब इस समय हम गेहूं नहीं पैदा कर सकते, तो डेट इज द नेचुरल आउटपुट। तो इन द सेंस ऑफ नेचुरल आउटपुट द लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, सो इट इज द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई होता है, यानी प्राकृतिक जो वस्तु होती हैं उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है गुड्स ऑफ सोशल डेस्टिनेशन। सोशल डेस्टिनेशन मतलब होते हैं लोग अपनी इज्जत के लिए, यानी जिनको लोग ये समझते हैं कि इनको हम ही यूज़ कर सकते हैं, अगर गरीब आदमी यूज़ करेंगे इनको तो हम इनको नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो सोशल डेस्टिनेशंस विल रिमाइन लिमिटेड इवन इफ द प्राइस टेंड टू राइज, तो उनकी कीमत बढ़ने पर भी उनकी सप्लाई इंक्लूड नहीं होती है, और भी ज़्यादा जो है। अब तीसरा है हमारा प्राइजेबल गुड्स। एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सेलर्स में बी विलिंग टू सेल मोर ऑफ प्राइजेबल गुड्स इवन एट लोअर प्राइस, दिस इज बिकॉज सेल पॉसिबल गुड्स इज वेरी शॉर्ट। जो प्राइजेबल गुड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा कीमतें होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। तो ये दो नियम हैं, बाकी जो दो हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ सप्लाई। अब अगला पॉइंट आपका बनता है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई करो एंड शिफ्ट इन द सप्लाई करो। अब मूवमेंट और शिफ्ट में बेटा फर्क होता है, मूवमेंट और शिफ्ट में फर्क होता है। मूवमेंट क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए खैर, लंबा टॉपिक है फिर बेटा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर ये टॉपिक छिड़ गया तो इसमें काफ़ी लंबा टॉपिक चला जाएगा, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो लास्ट वीडियो बची हमारी, उसमें हम इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।